होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने केवीएस का टीजीटी मैथ्स 2023 का सॉल्यूशन किया था पार्ट 1, उसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन किए थे। अब उसके आगे क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है। वो कह रहा है 31 क्वेश्चन देखिए, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहां पर c नॉन जीरो है। ये c क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 मिलेंगी, और नंबर ऑफ जीरोज का मतलब नंबर ऑफ रूट। इसका मतलब है कि x की जगह जब वो वैल्यू रखूंगी मैं, तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के बराबर। यहाँ पर जब भी आपसे कहे कि रूट्स इक्वल आ रहे हैं, रूट्स अनइक्वल है, रूट्स रियल है, रूट्स इमेजनरी है, तो मैंने आपको सीधा मेथड बताया था। केस बनते थे 3। पहला केस क्या होता था? यदि d ग्रेटर देन 0। d का मतलब क्या होता है यहाँ पर? b स्क्वायर माइनस 4ac। b मीन्स x का कोफिशिएंट, a मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c मीन्स कांस्टेंट टर्म। समझ में आया? यदि d ग्रेटर देन 0 थे तो रूट्स क्या होते थे? मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आज के बाद एग्जाम में आए। रूट्स क्या होते थे? रियल होते थे और अनइक्वल होते थे। ठीक है, अब सारे क्वेश्चनों को कवर कर ले। केस सेकंड क्या होता था हमारा? अगर मेरा d इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होते थे? इक्वल। देन रूट्स क्या होते थे हमारे? इक्वल। रियल तो होंगे ही होंगे, उसके साथ इक्वल भी होंगे। केस थर्ड होता था, यदि हमारे d लेस देन 0 आ जाए तो उस वक्त रूट्स क्या होते थे हमारे? इमेजनरी। रूट्स क्या होते थे हमारे? इमेजनरी। यही होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स दे रखे इक्वल। रूट्स इक्वल होने का मतलब केस नंबर सेकंड फॉलो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? d किसके इक्वल आएगा? 0 के। d 0 होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आएगा? 0। दैट इज, ये क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है क्योंकि b का स्क्वायर है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा। अब ये बराबर है तो ऑब्वियस है राइट हैंड साइड भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। देखिए 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव साइन का रहेगा। बात हुई a और c पर केस लगाने की। a और c की प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आ सकती है यदि a भी नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो, या a भी पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो। कहने का मतलब दोनों का क्या साइन हो? सेम साइन हो, तभी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही इंडिकेट कर रहा है कि c और a हैव सेम साइन। समझ में आया? तो जब भी नेचर ऑफ रूट की बात करेगा इक्वल है नहीं है, तो सीधाचार्य मेथड को एक बार आप याद कर लेना जो d के ऊपर केस बनाता है। वैसे इन केसों को हम 2 बार और डिवाइड करते हैं, 5 ले लेते हैं। अभी इतना ही देखिए आप। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है वो। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी दे रखा है। सम ऑफ एन टर्म मीन्स एसएन दे रखा है, एन स्क्वायर प्लस 3n यही दे रखा है। S1 वहां पर कॉमन डिफरेंस निकलवाया है। S1 का मतलब n की जगह 1 पुट कीजिए जो 4 आएगा। S2 का मतलब n की जगह 2 पुट कीजिए, 3 into 2 10 आया। S2 का मतलब वैसे देखें तो इसका मतलब होता है पहले 2 टर्मों का सम 10 है, पहले टर्म 4 है, 2 टर्मों का सम 10 है, तो ऑब्वियस है A2 किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल आएगा। D का मतलब क्या होता है? A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, क्या होगा? 6 में से 4 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? कोई भी सीक्वेंस या सीरीज एपी में तभी होती है जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। आप इसको समझना, ठीक है? सीक्वेंस में एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होती है, लेकिन सीरीज के अंदर एलिमेंट प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रिलेटेड चीजें हैं वो मैं बताती रहूंगी। इसके आंसर देख लेना। मैंने फर्स्ट वाले ये 24 आएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस लिख दिए, और ये 25 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कोई सीक्वेंस है मेरे पास 114, 109, 104 अप टू दी, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, क्या आएगा? दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी। तो आपको क्या बताना है इसकी? मैं मानती हूँ 114 या फिर 109 आएगा, फिर 104 आएगा, कहीं ना कहीं 0 या 0 के आसपास कोई वैल्यू आएगी, उसी के बाद नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि सीक्वेंस क्या है? डिक्रीजिंग है।
तो 0 या 0 के आसपास कोई वैल्यू आएगी जी, उसके बाद जो टर्म आएगी वो पहली नेगेटिव टर्म आएगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए nth टर्म को 0 मान लिया। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि 0 के आसपास कौन सी नंबर की टर्म आ रही है। देखिए एपी के अंदर nth का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का मतलब फर्स्ट टर्म 114, n माइनस 1, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, 109 में से 114 को माइनस करोगे -5 आएगा, -5 यहाँ पर क्या आएगा 0, क्योंकि मैं nth टर्म को 0 मान के चल रही हूँ। तो बराबर 114 ये आएगा -5n प्लस n 5 आएगा माइनस ये 0 बराबर 119 माइनस 5n आया, n बराबर 119 बटे में 5 आएगा। ये देखिए 5 दूनी 10, 1 9 और ये आएगा 5 3 15, मतलब 23वीं टर्म के आसपास आपकी 0 की नियर बाय वैल्यू आ जाएगी। n इक्वल टू 23 के बाद इसका मतलब है जो 24th टर्म आएगी वो हर हाल में क्या होगी नेगेटिव। अगर आपको विश्वास नहीं तो निकाल के देखिए। देखिए T24 क्या फॉर्मूला होगा a प्लस 23d, यही होगा। यहाँ पर देखिए a क्या है 114, 23 d कितना आएगा -5, 114 माइनस 115 क्या आ गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म -1 आ गया। तो आपको आ गया जब भी नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन करे आप मान के चलो कि उसकी एक टर्म nth टर्म है वो नियर बाय 0 या 0 के आसपास आ रही है, तो आप 0 मान लो। वहां से आपको पता चल जाएगी कौन सी ऐसी टर्म आ रही है, n की वैल्यू मिल गई, उससे नेक्स्ट जो भी टर्म आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट देखिए द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस क्या आएगी। देखिए अगर वो स्टार्टिंग से कह देता तब तो आपकी बात थी, जब भी वो स्टार्टिंग से कह देता तो T7 आप निकाल के काम खत्म कर देते, लेकिन वो लास्ट से कह रहा है। अब बाइनोमियल में भी हम पढ़ते हैं जब वो लास्ट से कहे तो टर्म फ्रॉम लास्ट से बोल दे। rth टर्म फ्रॉम लास्ट होती है वो क्या होती है n माइनस r प्लस 1th टर्म होती है। कहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग से, कहाँ से बिगिनिंग से, समझ में आया। शुरू से वो टर्म, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना भाई ज्यादा, ठीक है, बिगिनिंग से होती है। यहाँ पर अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा n क्या है तो मैं n माइनस r प्लस 1th टर्म निकालूंगी बिगिनिंग से। देखिए n निकालते हैं, tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn 88 है, a माइनस 8 है, n माइनस 1 है, d मेरा 3 है, -5 माइनस ऑफ -8 3 आया, 88 इक्वल टू -8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 आया, 8 8 16 96 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 आया। यहाँ पर n माइनस 1 n इक्वल टू 33 आया। इसका मतलब इस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 33 है। कितनी है 33। अब मैं बिगिनिंग से पूछूं तो मैंने कहा था n माइनस r मतलब कौन सी टर्म की बात कर रहा है वो प्लस 1, कितनी आएगी 37 1 34 में से 34 में से 7 माइनस किया क्या आएगा 27। इसका मतलब 27th टर्म होगी बिगिनिंग से और वो लास्ट से 7th टर्म होगी। तो आप 27 निकाल दीजिए जल्दी से। क्या फॉर्मूला होगा a प्लस 26d, a क्या होगा -8 26, d की जगह क्या आएगा 3 -8, यहाँ पर आएगा 78, 78 माइनस 8 70, तो आपका आंसर क्या होगा 70 होगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, हमेशा इन छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको ध्यान रखा करो। वो कह रहा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1 एज रिमाइंडर। 2 डिजिट नंबर आपको पता है 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक चलते हैं, लेकिन वो कंडीशन बोल रहा है जब उसको 4 से डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर हो। तो इसका मतलब पहला नंबर 13 होगा, 4 3 12, 1 रिमाइंडर बचेगा और लास्ट 97 होगा, 24 चौके 96, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद 17 आएगा, 4 4 का डिफरेंस होके वैल्यू आती रहेगी, यही आएगी। आपसे क्या पूछ रहा है सम ऑफ ऑल। हम ये देख लें कि ऐसे कितने नंबर होंगे, कैसे निकालेंगे। पहले tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये एपीजीपी से ही, खाली एपी से ही कितने क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। आप सोच सकते हो कि एक चैप्टर को किस तरीके से पकड़ के रख लिया। यहाँ पर 7 - 3 4, 9 - 1 8, 84 n - 1 इंटू 4। यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, 4 n - 1, n = 22 n की। इसका मतलब ऐसे टोटल 22 नंबर है 2 डिजिट्स के। अब यहाँ पर देखिए, जब nth टर्म गिवन हो तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू a प्लस l जब लास्ट टर्म गिवन हो। अदरवाइज Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए n/2 22/2, यहाँ पर आएगा a की जगह, a पहली टर्म 13, l की जगह लास्ट टर्म 97। यहाँ पर देखिए 11 आएगा, ये 9 7 3 10, 9 10 और 11, 11 11 121 आएगा, 0 1210। आपका फोर्थ आंसर क्या हो, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम किसी भी क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर देखना, ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब मैंने एपीजीपी कराया था भी बताया था क्या होता है ये। यदि किसी एपी की पहले पी टर्म का सम क्यू है और पहले क्यू टर्म का सम पी है, तो एस पी प्लस क्यू हमेशा किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। ये मैंने प्रूफ भी करवाया था। एस पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ पी प्लस क्यू होगा। और जो डी होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा? -2 इंटू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू के इक्वल। ठीक है, अगर यहाँ पे कराऊंगी थोड़ा प्रूफ लंबा हो जाएगा। और जब आपको पता है कि कोई क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, तो आप क्यों ना उसके रिजल्ट को एक बार रिवाइज ही कर लें। और एक और रिजल्ट इसके साथ साथ, यदि एस पी और एस क्यू दोनों का सम बराबर है, तो एस पी प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। समझ में आया? यदि दोनों का सम बराबर है तो एस पी प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो इस वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो ऑब्वियस है सेकंड ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस रिजल्ट को अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो एस पी प्लस क्यू पूछते हैं या डी पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर करना चाहो प्रूफ तो कर भी सकते हैं। p/2 a की सीरीज है 2a प्लस n की जगह p - 1d, उसके बाद q/2 करके 2a प्लस q - 1 इंटू डी, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दोगे, फिर d की वैल्यू निकल जाएगी, फिर a की वैल्यू निकल जाएगी, और यही आएगा निकल के। आपको तो d की निकालनी है तो बड़ी इजीली d की वैल्यू तो खुद ही निकल जाएगी। ठीक है, अगर याद नहीं कर सकते तो फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। वो कह रहा है यदि किसी एपी की फोर्थ टर्म 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के और सेवंथ टर्म है वो एक्सीड्स दी थर्ड टर्म बाय 1, तो क्या पूछ रहा है? 10th टर्म, T10th ऑफ एपी क्या होगी, यही पूछना चाह रहा है। स्टेटमेंट समझ में आई आपको? अब यहाँ पर देखिए, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, मतलब कि A होता है। T4 3A के इक्वल आया। T7 A प्लस 6D हुआ 2। T3 का मतलब A प्लस 2D हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, यही होगा। यहाँ पर देखिए a प्लस 6d होगा, ये 2a प्लस 4d होगा, प्लस में 1 होगा। ये देखिए a यहाँ से आएगा, ये इधर जाएगा, -2d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? T4 3a के इक्वल है और वो क्या कह रहा है? 7th टर्म 10th टर्म ऑफ एपी पूछ रहा है। T4 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 3d और वो 3a के इक्वल है। इसका मतलब 2a किसके इक्वल है? 3d के इक्वल। 2a किसके इक्वल है? 3d के इक्वल। यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 2a देखिए 2 से कर दिया ताकि मैं 2a की जगह डायरेक्ट 3d रख लूं। वहां पे दिख रहा है आपको? देखो 2a माइनस ये क्या होगा? 4d प्लस 2 इक्वल टू 0। 2a की जगह 3d माइनस 4d
प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस डी प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस डी इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 2। डी क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे डी 2 आ जाएगा, आपकी देखिए 2a इक्वल टू 3, डी की जगह 2 आ गया, 2a इक्वल टू 6 आया, ए यहाँ से 3 आ गया। आपको 10th टर्म T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, a 3 आया, 9d की जगह 2 आएगा, 9 दूनी 18 और 3 21 आएगा। समझ में आया कैसे होगा? नेक्स्ट देखिए, 2 पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट कोऑर्डिनेट लाई ऑन। 2 पॉइंट है जिनका सेम एब्सिसा है लेकिन डिफरेंट कोऑर्डिनेट है। देखिए एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट का मीन्स y की वैल्यू। वो कह रहा है सेम एब्सिसा, मतलब ये है। देखिए मैंने कहा 2 और 1, फिर मैंने कहा 2 और 3, x2 y1, y की वैल्यू अलग अलग, x2 यहाँ पर है, y1 ये पॉइंट हुआ, x2 y3 ये पॉइंट हुआ। जब मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करूंगी, ये लाइन ड्रॉ करूंगी, तो ये लाइन क्या होगी? किस एक्सिस के पैरेलल आ रही है? देखने ही पता चल रहा है y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो क्या होगा? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आया? देखो एब्सिसा क्या है? सेम है, लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y which satisfy x equal to 1, y equal to 5, x 1 और 5। देखिए 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा जब x की जगह 1 रखूंगी, y की जगह 5 होगा 0। 10x माइनस 2y भी 0 होगा, 15x माइनस 3y भी 0 होगा। पता नहीं ऐसे कितनी सारी लाइनें आएंगी जो x1 और y5 को सेटिस्फाई करेगी। x माइनस वाई बाई 5 भी 0 होगा, पता नहीं कितनी सारी आएंगी। तो 2 पॉइंटों को सेटिस्फाई करने वाली ऐसी बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस आएगी। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली मैनी। है समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, द पॉइंट P टू क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम O, A और B। वो कह रहा है एक कोऑर्डिनेट ऑफ एक पॉइंट बताइए। मैंने माना P x, y कोई पॉइंट है जो इन सभी पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है। मैं रफली एक बार इन पॉइंटों को प्लॉट कर लेती हूँ। P पहले O है, ओरिजिन 0,0, A है x 0 y 22, हमने माना ये वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर B मान लेती हूँ 8,0, A है और ये B है। अब मैंने माना जो मेरा पॉइंट है, कहीं पर भी आप अज्यूम कर सकते हो, मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सभी बराबर बराबर हैं। अगर मैं OP निकालती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो x2 माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0 का स्क्वायर, जो निकलेगा मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मैं AP निकालती हूँ। AP देखिए क्या होगा? x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। जब ये इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं बराबर है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर। ये हुआ मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस 16x प्लस 64 0 आया, x 4 आ गया। अब देखिए 4 पहला कोऑर्डिनेट 4 आया, ये दोनों तो हो नहीं सकते, या तो ये होगा। अभी मुझे थोड़ा और आगे सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेजिम्बल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीपी और निकाल देती हूँ। देखिए बीपी का मतलब होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 22 का स्क्वायर, यही होगा। ये वैल्यू इक्वल रखिए, ये भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 44x जमा 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। ठीक है, ये देखिए ये कैंसिल, 44x बराबर 484 आया, x बराबर 11, सॉरी y, हाँ
तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 11, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये y आएगा 44y, तो y बराबर क्या होगा 11, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,11। जैसे एग्जामिनर जैसे चाह रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चनों को आगे प्रोसीड करिए। बिना मर्जी बेफालतू की चीजों को अंदर इंक्लूड मत करना क्वेश्चन में, वरना मिस्टेक होगी। और आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। कोई कितना भी करवाए, किसी भी क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है जो 6th 7th 8th 9th में पढ़ा रहता है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर की दूरी पर है, कहां से, ए से और बी से। मैंने कहा पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, वो ए से क्या है 4, डिस्टेंस। इसका मतलब एपी निकाल आएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, कुछ और नहीं किया मैंने। ऐसे ही आप बीपी निकालिए अंडर रूट ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। यही किया। यहाँ पर दोनों इक्वल है तो आप इक्वल रख दीजिए। यहाँ पर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, यही आएगा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल कर दीजिए। माइनस 12x आएगा, 8 और 4 12, ये आएगा माइनस 10y माइनस 4y आएगा, 16 और 25 41 आया, 41 में से 9 और 4 13, 3 में से 28, ये आएगा प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 कॉमन लीजिए, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन रही है। समझ में आया किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अल्फा कोमा बीटा प्लस 1, एक ये लाइन सेगमेंट है अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा प्लस 2, ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये, और इनका मिड पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 3/2 5/2। ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर अल्फा बीटा की फॉर्म में निकालना चाहे तो मिड पॉइंट अल्फा प्लस 1, इसमें अल्फा को ऐड करिए बाय 2, कितना होगा 2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा प्लस 1/2, और ये किसके इक्वल है 3/2। यहाँ से अल्फा देखिए 2 से 2 कैंसिल, अल्फा क्या आया 1 आया। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बीटा प्लस 1 प्लस में बीटा प्लस 2/2 5/2 के इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 5 आएगा, बीटा इक्वल टू 1 आएगा। अल्फा 1 आया और बीटा 1 आया, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 आ चुकी वैल्यू। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है अब इसकी वैल्यू निकालिए अल्फा माइनस 1 कोमा बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा माइनस 1। अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए 0, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0। जब जोड़ेंगे तो देखिए 2 प्लस 0/2, दूसरा आएगा 0 प्लस 2/2 मीन्स 1,1। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दोनों वैल्यू को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। एक बार यहाँ पर करेक्शन कर लेना, बीटा प्लस 2 आएगा, मैंने 1 लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो ये मत सोचा करो कि ऑप्शन में ना हो। अगर हमारा प्रोसेस सही है बिल्कुल, फिर आप अपने ऊपर भी डाउट मत क्या करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इक्लूड स्टेट दैट, इक्लूडियंस की स्टेटमेंट होती है, ध्यान रखना उसने एक्सियम भी दिए थे, डेफिनेशन भी दी थी, पोस्टुलेट भी दिए थे और थ्योरम भी दी थी, लेकिन ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ये एक उसका फोर्थ पोस्टुलेट है। क्या है, उसका फोर्थ पोस्टुलेट है जो उसने दिया था कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये मैं कराऊंगी जब थ्योरम्स का पार्ट कराऊंगी। बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर, सॉलिड की बाउंड्रीज, जैसे एक ट्यूब ले लिया आपने, तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी 1 2 3 6 फ्लैट सरफेस, इसके अंदर क्या होंगे
सरफेस को देगी 6 फ्लैट सरफेस। आपने एक सिलेंडर को ले लिया, तो एक सिलेंडर में क्या होगा, 2 तो क्या होंगे, 1 तो कर्व सरफेस होगा और 2 क्या होंगे, सर्कुलर सरफेस, है ना। 2 सर्कुलर सरफेस होंगे, एक और एक 2, और एक कर्व सरफेस होगा। अगर आप स्फीयर की बात करोगे तो स्फीयर में क्या रहता है, कॉन्टिन्यूड कर्व सरफेस रहता है, ठीक है, एक ही रहता है स्फीयर के अंदर। तो ये क्या देगा, सरफेस देगा बाउंड्रीज भी सॉलिड की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, सप्लीमेंट टू ईच अदर। जब एंगल सप्लीमेंट्री हो रहे हैं तो इनका मतलब उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, इसका मतलब उन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पर सप्लीमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब 30 माइनस ए प्लस 125 प्लस 2a किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से 175 155 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ए क्या होगा, 180 डिग्री में से 155 को माइनस कर दो, 7 में से 25 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आएगा, 25 डिग्री। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर देखना, x डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब x डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसका मतलब x डिग्री प्लस में उस x डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसका मतलब 2x डिग्री इक्वल टू 45 आएगा, x डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, 90 आएगा, x डिग्री 45 के इक्वल आएगा। समझ में आया। दूसरी में y डिग्री इज द मेजर विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। y अपने खुद के सप्लीमेंट के इक्वल है। इसका मतलब y डिग्री प्लस y डिग्री, सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री, 2y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो y डिग्री इक्वल टू क्या होगा, y 180, y इक्वल टू 90। तो क्या पूछ रहा है, x डिग्री बाय y, x डिग्री बाय y डिग्री करिए, 45/90 है, 1/2 मीन्स 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब पहले स्टेटमेंट ही ट्रू होगी, आगे ट्राइंगल अगर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है तो ए बी ग्रेटर देन ए सी होगा। लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ए लाइन इंटरसेक्ट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमें इसी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ध्यान रखना क्या है, करेक्ट है। और ये सारे मैं आपको अभी जब ट्राइंगल्स कराऊंगी तो एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। सिलेबस थोड़ा मैं धीरे कराती हूँ, क्योंकि पता है मैं भी वर्किंग हूँ, तो जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसी हिसाब से करा देती हूँ। बच्चे भी हैं, तो जितना मुझे मिलता है मैं कोशिश करती हूँ जो कराऊँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके कराऊँ। दी एंगल्स इतनी भागदौड़ नहीं है कि हाय हल्ला भी मैं ऐसे नहीं करा सकती। मैं आपका जो कराऊंगी मैं सारा यूट्यूब पे कराऊंगी। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, 6 महीने 1 साल बाद, जब आप देखोगे कि सारे चैप्टरों की बहुत अच्छे से सीरियल वाइज में वीडियो सारी डाल दूंगी। एंगल ऑफ ए ट्राइंगल किस रेशियो में है, 4:5:6 में। डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस पूछ। तो देखिए इसका मतलब 4x है प्लस 5x है प्लस 6x है, रेशियो में है। ट्राइंगल के एंगल है 360 180 होंगे, 6 और 5 11 और 4 15x बराबर 180 होंगे, 15 1 कम 15, 15x बराबर 12 होगा। तो एक एंगल स्मॉलेस्ट 48 आएगा, 60 आएगा, 72। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, 12 में से 6 में से 4 गए, 24 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 24 डिग्री, ठीक है। इन ए ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। कोई ट्राइंगल है मेरे पास, ये एक ट्राइंगल मान लो, ये एक ट्राइंगल है। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, ये ABC और वहां पर कंडीशन है कि AB और AC BC दोनों इक्वल हैं। तो कह रहा है एंगल C किसके इक्वल आएगा। देखिए AC स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, 2AB का स्क्वायर, यही है। यहां से देखिए AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही हुआ।
ए बी का, एक ए बी की जगह मैं बी सी का स्क्वायर लिख दूं, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। इसका मतलब अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जहां पर बी पर क्या होगा, राइट एंगल। यही है कि जहां पर बी पर क्या होगा, राइट एंगल। बी पर राइट एंगल है तो ऑब्वियस है, और दो साइड इक्वल है तो ऑब्वियस है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी जिसके दो एंगल इक्वल होंगे। ये 90 है तो ए जमा सी कितना बचेगा, 90 बचेगा। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या बचेगा, 90 बचेगा। लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट्स व्हाई एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, इसलिए ये भी 45 होगा, ये भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री। समझ में आया? तो ये क्या होगा आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दो कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कैन बी कॉल्ड। वो कह रहा है दो कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम, देखो डायग्राम पे मत जाना, एक पैरेललोग्राम है। कंसेक्यूटिव मींस ये जैसे ए बी सी डी है तो बी और सी कंसेक्यूटिव एंगल है, लगातार एंगल है। बी क्या है, x जमा 60 है, 2x जमा 30 है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम हर हाल में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यहाँ से देखिए 3x जमा 90 बराबर 180 आएगा, x बराबर क्या आएगा, 90 आएगा, 3x बराबर 30 आएगा। तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, ये 90 हुआ तो ऑब्वियस है ये भी 90 होगा। हर एक एंगल 90 डिग्री के हुए तो एक स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होनी चाहिए। वो हमारे पास गिवन नहीं है कंडीशन कि साइड इक्वल है या अनइक्वल है, तो हम रेक्टेंगल ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में यही है कि हर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, इसके अलावा कोई और कंडीशन फॉलो नहीं करती, तो हम इसको रेक्टेंगल मान के चलेंगे। समझ में आया? और रोम्बस में क्या होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए बी बराबर बी सी है, ए डी बराबर डी सी है, ए बी सी 100 डिग्री है, ए डी सी 40 डिग्री है, तो बी सी डी विल मेजर। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, आपने ये एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मान लिया, ये ए बी सी डी। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी और बी सी इक्वल है, उसके बाद ए डी और डी सी इक्वल है इक्वल। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। कौन सी साइड ट्राइंगल बनेगी, आइसोसेलेस, क्योंकि उसकी दो साइडें इक्वल है। अगर यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, बी पर एंगल 100 डिग्री है, अगर ये ट्राइंगल बनी तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये ए और सी मिलकर कितना होगा, 80 होगा। लेकिन मैंने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, इसका मतलब ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? इसी तरीके से यहाँ पर एंगल डी 40 डिग्री है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों देखिए तीनों का सम ए डी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी। इसका मतलब ए जमा सी एंगल ए जमा एंगल सी कितना बनेगा, यहाँ पर 40, 180 में से 40 को माइनस किया 140, इसका मतलब ये 70 होगा, ये भी 70 होगा। वो बी सी डी टोटल एंगल पूछ रहा है, 70 जमा 40 कितना होगा, 110 डिग्री। समझ के करना है, सबसे इजी आपकी ज्योमेट्री का पार्ट होता है जो फ्री के मार्क्स दिलाता है, क्योंकि बच्चे इसको हार्ड समझ के छोड़ देते हैं और इसमें कुछ नहीं करना होता। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री है और डी सी ए 70 डिग्री है। ये एंगल 70 डिग्री है, ए डी बी 30 डिग्री है, और उसके बाद कह रहा है डी ए बी, वो पूछना चाह रहा है आपसे
DA पर ये एंगल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कैसे निकाले, तो बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ भी मुश्किल नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसकी जो सेम आर्क, एक आर्क है, उस पे ये एंगल बना, चाहे इसी आर्क पे आप ये एंगल बना दो, दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये 70 का है तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम आर्क पर बनने वाले एंगल हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसलिए ये एक AB है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो ये एंगल 30 बन रहा है, तो ऑब्वियस है ये एंगल भी 30 बनेगा, ये 30 बनेगा। समझ में आया। वहां पर क्या दे रखा था आपको, DCA, ये एंगल 70 दे रखा है, ये वाला टोटल 70 नहीं था, गलती से लिख दिया मैंने, ये 70। तो ये 70 जमा 30 कितने का एंगल हो गया, 100 डिग्री का। क्या पूछ रहा था, DAB पूछ रहा था। ये 100 का है, तो ऑब्वियस है ये भी कितने का एंगल होगा, 100 डिग्री का होगा। तो ये एंगल कितना आएगा, 100 का आएगा। समझ में आया। कौन सा लगाया कि किसी आर्क पर, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर अगर सेम आर्क पर जो बनने वाले एंगल होते हैं, जैसे ये एक आर्क पे AB पे है, ये वाला सेम होते हैं, अगर ये इस आर्क पर 30 डिग्री का बन रहा है तो ये एंगल भी 30 का बनेगा। ये 70 गिवन था, 70 जमा 30 100 बनेगा, तो ये एंगल भी क्या। क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बतानी है। यहाँ पर देखिए, ये अगर x है तो ये भी x होगी, आइसोसेलेस का मतलब ये आपने y जूम कर। अब इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। 1/2 x क्रॉस x किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। x स्क्वायर बराबर 16 आएगा, x बराबर 4 आएगा, x बराबर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो आपको यही निकालना था लेंथ। यहाँ पर अंडर रूट, कंफ्यूज मत होना, अंडर रूट 16 है तो आप अंडर रूट 16 को टिक करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 14 है, दैट्स वाई x इक्वल टू अंडर रूट 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, साइड ऑफ ए रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स वन डायगोनल इज, साइड ऑफ ए रोम्बस दे रखी है 30 मीटर। ये एक रोम्बस है, आप ऐसे बना लो रोम्बस को, ये एक रोम्बस है। रोम्बस एक तरीके से इसकी सभी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर ही होता है। इसके वो कह रहा है 30 है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक डायगोनल 48 है, ये डायगोनल 48 है, तो ऑब्वियस है ये 48 है तो ये 24 होगा, ये 24 होगा। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 क्रॉस D1 क्रॉस D2, 1/2 क्रॉस D1 क्रॉस D2, यही होता है। यहाँ पर देखिए, ये 30 है, ये 24 है, मैं इस लेंथ को कैसे निकालूंगी? हमें पता है जो डायगोनल के रोम्बस है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, किसका स्क्वायर निकल जाएगा? इस बेस का OA नाम दे दो, OA का स्क्वायर। आया समझ में? 900 में से 676 को माइनस कर दो, 10 में से 6 गई 4, 2, 324 OA का स्क्वायर आया। दैट मीन्स OA बराबर 18 आया। OA 18 आया, ये 18 है तो ये 18 है। टोटल डायगोनल की लेंथ होगी 36। फॉर्मूला बताया था 1/2 D1 क्रॉस D2, 2 से 18 हो गया, 48 गुना 18, यहाँ पर क्या आएगा? 8 8 64, और ये 4 इसी में है, इसका मतलब 864 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, यदि किसी क्यूब की हर एक साइड को 50% इंक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? हर एक साइड को 50% इंक्रीज करने का मतलब क्या है? 50% मीन्स 1/2। 2 है तो 1 इंक्रीज कर दी 3, 2 है 1 इंक्रीज, 2 है 3, 3 बार क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब। इसका मतलब अगर पहले साइड A 2 है तो 1 बढ़ गई, 2 पे 1 इंक्रीज हुई 3,
2 पर 1 इंक्रीज हुई 3, 2 पर 1 इंक्रीज हुई 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ पर 27 हुआ, 3 3 कितना चेंज हुआ, 27 माइनस 8 19 का हुआ, 19 का चेंज किस पर हुआ, 8 पर हुआ, गुना का 100 आएगा, 4 से 25 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, ये 12.5 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 237.5%। ठीक है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो उसे आप ट्रिक से करेंगे, मोस्टली हर चैप्टर में लगाएंगे, लेकिन अभी मैं पेपर सोल्व करवा रही हूँ इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन पूरी बता रही हूँ। 2 कोन है, उसके बाद कह रहा है सेम बेस डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसेज। एक दूसरे किस तरीके से बोलना चाह रहा है, ये है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये कोन है, सेम बेस है दोनों कोनों का, ये कोन बन गए। अब इनका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, हाइट दोनों की सेम है 15-15 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर दोनों की। वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर मतलब 7 का स्क्वायर, एच का मतलब 15, यही होगा 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 15, यही आएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 पंजे 15, 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 5 5 चौके 20, 5 5 27, 770। एक वाले का एरिया ये 770 आया, लेकिन 2 कोन एक दूसरे के साथ ज्वाइन हैं तो 770 को 2 से गुना कर देंगे, 2 0 2 7 1540 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि दोनों का सरफेस बेस एरिया क्या है, दोनों का बेस कॉमन है, इसलिए इसकी फिगर इस तरीके से बनेगी, दोनों कोन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रखा है, जैसे आइसक्रीम के कोन है एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दे, समझ गए ना, कोन आइसक्रीम वाले एक दूसरे के साथ अब ज्वाइन कर दो तो जो फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कोई भी सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर है, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है स्मॉल स्फीयर में, कहाँ पे, सबकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स बताने हैं। जब भी बड़े वो कहे इस स्फीयर से इतने वो बनाए गए, स्फीयर बनाए गए इस क्यूब से, तो बड़े वाले के वॉल्यूम को निकालकर छोटे वाले के वॉल्यूम से हमेशा क्या कर देना है, डिवाइड। तो देखिए सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3, लेकिन यहाँ पर हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 2/3 पाई आर की क्यूब 8 का क्यूब हो जाएगा, हो गया। अब इसको मेल्ट करते हैं, स्मॉल स्फीयर रेडियस 2 सेंटीमीटर है, स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम किसमें होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब कितना हुआ यहाँ पर 2 का क्यूब। बड़े वाले का वॉल्यूम ये है, छोटे वाले का ये है, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, 2/3 पाई इंटू 2 के क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया, 8 गुना 8 गुना 8 बटे में 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और ये जब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, 8 8 क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 64। ठीक है, स्फीयर है भाई ये, तो ये रिकॉस्फीयर में हुआ है, हेमिस्फीयर में नहीं, तो ध्यान रखना ये 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 करोगे तो यहाँ पे 64/2 और बचेगा, आपको आंसर 32 आएगा। हेमिस्फीयर को छोटे छोटे स्फीयर में कन्वर्ट किया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपका आंसर 64 ना कि क्या आएगा 32 करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना, मिस्टेक मत कर देना, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था, अब मैंने देखा कि किस में कन्वर्ट किया है, स्मॉल स्फीयर में, ये नहीं दे रखा स्मॉल हेमिस्फीयर, मेंशन कर रखा है कि स्मॉल स्फीयर। नेक्स्ट देखना, द रेशियो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो 4:3। कोन और सिलेंडर की
जो रेडियाई है उनका रेशियो किस में है, 4:3 में। इनकी जो हाइट है वो किस रेशियो में है, 3:2। वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन ध्यान रखना क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को किससे डिवाइड करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच से। यहाँ पर देखिए 1/3 पाई, इसके रेडियस का क्या रेशियो है, 4। स्क्वायर है तो आप 4 का 4 लिख लेंगे, x वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि x स्क्वायर नीचे भी r का स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। हाइट किस रेशियो में है, 3 में है। यहाँ पर पाई, r किस में है, 3 का स्क्वायर, और h किस में है, 2 में है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 3 से एक 3 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1/3, 4 का स्क्वायर 16 बचा, नीचे बचेगा 3 दूनी 6 बचा, और ये बचेगा 16/18। 16/18 का मतलब ये क्या बनेगा, 2 8 16, 2 में 18, 8:9। समझ में आया, 8:9। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। द एरिया, वो कह रहा है क्यूब के अंदर एक क्यूब है, क्यूब के अंदर कोई स्फीयर कार्व्ड आउट है, एक स्फीयर। इसका मतलब क्यूब की जो एक साइड है, ये इस तरीके से स्फीयर है, इसका मतलब क्यूब की एक साइड स्फीयर के डायामीटर के इक्वल होगी। क्यूब की एक साइड स्फीयर के किसके इक्वल होगी, डायामीटर के इक्वल। देखिए क्यूब की साइड 21 है तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ स्फीयर भी क्या होगा, 21 होगा। जब उसके अंदर है तो क्यूब जितनी साइड क्यूब की होगी उसी डायमीटर का स्फीयर उसके अंदर फिक्स हो सकता है, उससे बड़ी लेंथ का स्फीयर फिक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, 21/2 होगी। यहाँ पर पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर 21/2 का स्क्वायर, 21 4 क्रॉस 22/7, 21/2 को 21 क्रॉस 21 बटे में 4 आएगा। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 22 गुना 63 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, और 22 66 132 2 8, और ये आपका आंसर होगा 1386। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। क्या कह रहा है, कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हो गया। ये इसकी हाइट है, कितनी है, h है, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस और हाइट दोनों का जो सम है वो 37 सेंटीमीटर है। दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ध्यान रखना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ये सिलेंडर की क्या होती है, रेडियस, ये क्या रहती है, हाइट। ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कितना दे रखा है, 1628। यहाँ पर देखिए 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई की जगह 22/7, आर गुना 37 बराबर 1628। यहाँ से आर आ जाएगा 1628 गुना 7 बटे में 44 गुना 37। ये शायद आर यहाँ से 7 ही बचेगा, 7 चौके 28 ना, कट रहा है। आर इक्वल टू 7 आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक बार देख लेना, आर की वैल्यू का मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही। एच यहाँ से अगर आर 7 है तो एच 30 आएगा, वैल्यू होगी पाई आर का स्क्वायर, एच की जगह 30 आएगा, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 30। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुना 30 आएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 और 1 4, 4620 आपका आंसर आएगा। इसका मतलब मैं सही बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि मैंने आइडिया ले लिया था कि 7 चौके 28 मोस्टली ऐसी वैल्यू में कैंसिल हो ही जाते हैं।
तो ये मैंने इसका पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है। अब कुछ की क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं पार्ट 3 के अंदर आपका कंप्लीट करा दूंगी। उसमें मोस्टली ज्योमेट्री के हैं, जो मेरे को पावर पॉइंट पे अभी समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से करूं, तो मैं स्लाइड्स बना लूंगी एक बार, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। धन्यवाद आज के लिए।